हेलो एवरीवन। आज जो हमारी क्लास है इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो अगर ग्रुप 16 की हम बात करें हमारे पास तो टोटल 5 एलिमेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम हमारे पास। ठीक है, जो ये हमारे पास ग्रुप 16 है इसको हम या तो ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं या फिर हम इनको चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ये मेनली चैल्कोजेंस इनको क्यों बोला गया है क्योंकि ये और फॉर्मिंग एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी मेटल जो है जो मेटल ओर्स हैं मेनली वो क्या होती है, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होती है या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में हमारे पास होती हैं। जो भी चैल्कोजेन फैमिली है सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के है हमारे पास, लगभग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इसको ऑलमोस्ट। डाउन दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, पोलोनियम जो है ये हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत शॉर्ट होती है हमारे पास। ठीक है, अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी होती है NH2NP4 हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल 6 इसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर दिए हैं और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो हमें पता है अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो जो हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग सेल्स में एंटर हो रहे हैं और इस वजह से हमारे पास क्या रहेगा, साइज जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के कंपेयर में आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीजन फैमिली की कम है। देखो अगर हम बात करें जनरल ट्रेंड ये है हमारा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग दी पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी थी नाइट्रोजन से, लेकिन होती क्या एक्चुअल में, ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, पी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, P3 हमारे पास रहता है। ठीक है, जो क्या है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है P के अंदर, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं हमारे पास तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है हमारे पास। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा डाउन दी ग्रुप हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं तो मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है और इस वजह से जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है पोलोनियम का वो क्या होता है, लेस होता है हमारे पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है हमें पता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फर्स्ट कौन है, फ्लोरीन है हमारे पास और सेकंड नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है हमारे पास। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन दी ग्रुप हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेनली जो 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया और टेलुरियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। और सिर्फ जो हमारे पास क्या बचा, जो पोलोनियम है हमारा वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव है और उस क्या होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम रहता है इसका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास। तो जो चैल्कोजेन एलिमेंट हैं सारे के सारे उनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू है वो डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है सल्फर से पोलोनियम के पास। ऑक्सीजन जो है ये इसकी क्या है, लो इलेक्ट्रो एफिनिटी है हमारे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज़ क्या है वो है स्मॉल हमारे पास। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स वो स्मॉल साइज में ही क्या रहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और इस वजह से हमारे पास क्या रहेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन फेस करेगा और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बाकी फैमिली से कम है हमारे पास, साइज स्मॉल होने की वजह से। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, गेन, या फिर शेयर करेंगे। ठीक है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। ठीक है, या फिर ये क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ये चीज़।
तो यहाँ से क्या है, मेनली जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है मेनली हमारे पास, ठीक है। और यही मेन रीज़न है। दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है इसका अपने कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जहाँ पर -2 नहीं होती, ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी होती है, और अगर हाइड्रोजन पर की बात करें तो -1 होती है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन की तरह ही बाकी जो एलिमेंट है वो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या रहती है, वैकेंट d ऑर्बिटल हमारे पास होती है। तो इस तरीके से हमारे पास +2 हमारे पास करेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं यहाँ से, तो +2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देंगे। अगर हम क्या करें, जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम पहले d ऑर्बिटल के अंदर प्रमोट कर ले, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर हम एक चीज़ क्या हो सकता है कि जो 3s का इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम कहाँ एक्साइट कर दें, 3d के अंदर कर दें, तो यहाँ से हमारे पास टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +6 हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि आइडेंटिकल एटम्स का आपस में ही बॉन्ड फॉर्म करना, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। अगर हम बात करें चैल्कोजेन फैमिली में, तो सल्फर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन पावर दिखाता है। ऑक्सीजन भी दिखाता है लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही शो करता है, उसके बाद नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, पॉलीऑक्साइड और पॉलीसल्फाइड हमारे पास फॉर्म होते हैं बाय कैटिनेशन। तो ये हमारे के पास क्या है, पॉलीऑक्साइड क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में क्या रहते हैं, अटैच होते हैं। पॉली यहाँ पर क्या है, देखो H2S2 में 2 सल्फर है, H2S3 में 3 है, H2S4 में 4 जो है आपस में सल्फर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या करता है, डाईएटॉमिक मोलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ऑक्सीजन क्या रहता है, गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम बॉन्डिंग को देखें तो जो मोलिक्यूल जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल होता है, यहाँ पर क्या होता है, पी पाई ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो क्या होता है, वीक वैन डर वाल फोर्स होता है। और इसी वजह से वीक वैन डर वाल फोर्स होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये पी पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं होता तो हमारे पास ऑक्सीजन M2 या फिर O2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एटम है ये सिंगल बाउंड्री लिंकेज करके क्या बनाते हैं, पॉली एटॉमिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसे अगर सल्फर की अगर हम बात करें, सेलेनियम मॉलिक्यूल्स हुआ, ये 8 एटम तक अटैच होकर क्या बना देंगे, S8 Se8। तो हमेशा ये क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, पोकर्ड रिंग भी कहते हैं, एक तरीके से क्राउन टाइप स्ट्रक्चर रहती है ये मेनली हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी की बात करें तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, एलोट्रोपी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में हो गया, O3 फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन फॉर्म में। सल्फर जो है वो काफ़ी जैसे रोम्बिक हो गया, मोनोक्लेनिक हो गया, प्लास्टिक सल्फर हो गया। तो ये इसकी सारी की सारी क्या है, एलोट्रोपी फॉर्म है हमारे पास। जितनी भी सल्फर की जो एलोट्रोपी फॉर्म है सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेटेलिक होती हैं। सेलेनियम की अगर हम बात करें तो इसमें भी रेड एंड ग्रे सेलेनियम 2 टाइप के एलोट्रोपी शो करते हैं। उसके अलावा टेलुरियम और पोलोनियम जो है वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। डाउन दी ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं रिएक्टिविटी हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट सभी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उससे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ही कम होती है, वरना ऑलमोस्ट सभी के साथ क्या करता है, कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। अब कंपैरेटिव स्टडी में हमारे पास है, फर्स्ट है हाइड्राइड हमारे पास। हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो सभी 16 जो ग्रुप एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे H2O हो गया हमारा, H2S हो गया, H2SC हो गया, H2TE हो गया, H2PO हमारे पास हो गया, इस तरीके से। अगर हम हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर है जो क्या है, अबंडेंस अमाउंट के अंदर है हमारे पास, नेचर के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं एलिमेंट्स के, उनको हम कैसे सिंपल जो है मेटल सल्फाइड हमारे पास, या फिर कोई भी मेटल सल्फाइड हम लेंगे, या फिर दूसरे कोई भी जैसे सेलेनाइड हमने ले लिया, टेलोराइड हमने ले लिया, और उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा हाइड्राइड मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है।
उसके अलावा जो H2PO है हमारा, ये क्या करता है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें मिलता है हमारे पास, ठीक है। वाटर की अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है हमारे पास, लेकिन जो बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन उनकी स्मेल बैड स्मेल होती है और पॉइजनस गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर क्या है, एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 क्या रहते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर लोन पेयर की वजह से जो एक्चुअल में जो एंगल होना था हमारा वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और कितना होता है 104.5 डिग्री हमारे पास रहता है, ठीक है। और बाकी सभी का भी क्या करेगा, जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल हमारा हाइड्राइड्स का क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों, देखो जैसे हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था सेम वैसे ही, जैसे जैसे सेंट्रल मेटल का साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर चले जाएंगे, और जब ये दूर जाएंगे तो रिपल्सन यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जितना कम रिपल्सन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का एंगल है, H2 में सबसे ज़्यादा रहेगा और H2PE में हमारा क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है ट्रेंड इन करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड्स की जर्नल। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वोलेटाइलिटी हमारी अगर हम बात करें तो जितने भी जो हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं, देखो H2O से लेके H2S तक अगर हम जाएंगे तो हमारी वोलेटाइल नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा हमारा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से हम यहाँ पर देख सकते हैं H2 का हमारा सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, डिक्रीज हुआ H2S का, और देन फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि वाटर का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरे अगर बाकी सभी में देखें तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक करेक्टर। अगर एसिडिक करेक्टर की बात करें तो जितने भी जो हाइड्राइड होते हैं ये वीकली एसिडिक होते हैं हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें H2S की, तो ये क्या है, डाईप्रोटिक, वीक डाईप्रोटिक है हमारे पास, ठीक है। आयनाइज होगा तो 2 आयंस हमारे पास मिलेंगे। डाउन दी ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमारा जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या करती चली जाती है, हमारी इंक्रीज करती चली जाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो सेंट्रल मेटल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से जो हाइड्रोजन और सेंट्रल मेटल के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रही है मीन्स क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज होगी, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, हमारे लिए ईजी होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाउन दी ग्रुप हमारे पास। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या करते हैं, H2 की सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हमारे पास डाउन दी ग्रुप हमारी जो थर्मल स्टेबिलिटी है मेनली वो डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करेगी, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है। जो इसकी टेंडेंसी है, इसकी जो टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और इस वजह से अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, MH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी वहाँ पर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग करेक्टर की अगर हम बात करें तो जो हाइड्राइड्स हैं वाटर को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं। और रिड्यूसिंग जो करेक्टर है डाउन दी ग्रुप हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी हाइड्राइड जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा और रिड्यूसिंग करेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद अदर हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र के साथ मिलके भी क्या करता है, हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। सेम जो है और भी हमारे पास लेस स्टेबल या फिर नॉर्मल सोल्ट की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा हो गया और H2S2 हमारे पास हो गया, ठीक है। जिसमें से H2O2 की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल होता है, लेकिन H2S2 हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, हाइड्रोजन सल्फर हमारे पास, सल्फाइड हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड दे देता है, और साथ में हमारा सल्फर मिल जाएगा हमें, ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन H2S2 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है हमारे पास। उसके अलावा कुछ और हमारे पोले सल्फाइड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सल्फेन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा, 2 के साथ क्या बना गया, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, 3 हो तो हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, लिंकेज के बेस के ऊपर हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है।
तो ये आपका था यहाँ पर सिंपल अगर हमें बनाना हो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है H2SN+2 आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें बनाना हो तो सिंपल क्या करते हैं हम यहाँ पर SnCl2 की H2S गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पॉलीसल्फाइड्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास और हाँ, जितने भी जो ये सल्फाइड्स होते हैं ये येलो ऑयली लिक्विड होते हैं, ठीक है, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो मोनो ऑक्साइड हुए, डाई, ट्राई, हेप्टा, काफ़ी सारे जितने भी ग्रुप्स है 16 एलिमेंट है, सभी के सभी क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये बाकी डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। हेप्टा जो ऑक्साइड है ये सिर्फ सल्फर फॉर्म करता है, बाकी कोई भी फॉर्म नहीं करता है हमारे पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेनली एंगुलर स्ट्रक्चर होती है और सल्फर पे हमारे पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली इसकी वी शेप है, लेकिन जो एक्चुअल में जो बॉन्ड है हमारे पास वो 1.43 का होता है, लेकिन जो हमारा एंगल है वो क्या है, 119.5 डिग्री का है। यहाँ पर क्या है, जो ये बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी उससे क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो SO2 है हमारा, जो सल्फर का जो ऑक्साइड है उसमें क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारे पास रहेगा। तो रेजोनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हमें मिलता है कि हमारे पास क्या रहता है, एक पार्शियली डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, सल्फर मेनली क्या है, पी पाई और बॉन्डिंग होती है। सल्फर की पी ऑर्बिटल किससे, ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल से यहाँ पर क्या करती है, बॉन्डिंग करती है हमारे पास, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की फील्ड ऑर्बिटल होती है और सल्फर की वैकेंट 3D ऑर्बिटल होती है, जहाँ से बैक बॉन्डिंग हमारे पास, तो पी पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ जनरल स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, सल्फर है हमारे पास तो कितने होते हैं, S और P4 है हमारे पास। P का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, D के अंदर चला जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ये एक सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और एक यहाँ से पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होंगे। मीन्स 2 पाई बॉन्ड रहेंगे और 2 हमारे पास क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास रहेंगे। ये जो S का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या रहेगा, लोन पेयर की फॉर्म के अंदर हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, मेनली sp2 हाइब्रिडाइज है ये हमारी, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर हमारे पास रहेगा। तो बॉन्डिंग जो है मेनली ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ से देखो क्या रहेगा, मेनली हमारे पास अगर बॉन्ड की देखें तो एक बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, पी पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होगा, और एक हमारा क्या रहेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर हम कोई भी कर सकते हैं, ये पी पाई बॉन्ड हो सकता है, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड हो सकता है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मेनली सल्फर में। एक जो सल्फर जो है एक ऑक्सीजन के साथ तो पी पाई बॉन्ड करेगा, और एक के साथ क्या करेगा, पी पाई डी पाई। इसी में यहाँ दिखा दे, इस ऑक्सीजन के साथ पी पाई डी पाई एंड पी पाई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैसियस फॉर्म में अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड की हम बात करें तो ये एंगुलर प्लेनर हमारे पास ज्योमेट्री आएगी। जो बॉन्ड लेंथ है, एसओ बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास 143 है, जो इक्विवेलेंट है किसके, SO2 के हमारे पास, ठीक है। और जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री का है हमारा, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास पार्शियली डबल बॉन्ड होगा जो क्या रहेगा, इवोल्व होता रहेगा मेनली हमारे पास। यहाँ पर क्या है, sp3 की मेनली बॉन्डिंग दिखाई गई है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सल्फर के क्या होंगे, 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अब क्या हो जाएगा, D के अंदर एक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड हमारा फॉर्म हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक तो सिग्मा बॉन्ड करेगा, और बाकी जो 3 एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, और क्या रहेगी, प्लेनर हमारी ज्योमेट्री रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, पी पाई जो डबल बॉन्ड हमारा बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, पी पाई की वजह से। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है, पी पाई, क्योंकि S की भी क्या हो रही है, सल्फर की भी p ऑर्बिटल यूज हो रही है, ऑक्सीजन की भी p ऑर्बिटल हो रही है। दूसरा क्या होगा, ये वाला क्या बना, पी पाई डी पाई, हमारे पास सल्फर की d ऑर्बिटल यूज हो रही है और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हो रही है हमारे पास, ठीक है। SO3 की अगर हम बात करें, गैसियस फॉर्म के अंदर प्लेनर होता है, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में आएगा तो या तो लीनियर चेन बनाएगा या फिर साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म कर देता है, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सेलेनियम को छोड़ के ना बाकी सारे के सारे क्या करते हैं, मोनो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है।
इनके ट्राई ऑक्साइड्स को अगर हम हीट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, मोनोऑक्साइड्स मिल जाएंगे। डाई ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो सभी की सभी सल्फर की तरह बाकी सारे एलिमेंट भी क्या करते हैं, डाई ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे SiO2 अगर हम बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और गैसीय स्टेट के अंदर ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म के अंदर रहेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर जैसे ही आएगा तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ये बनाएगा। जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारा क्या है, गैसियस फेज के अंदर है हमारे पास, और ये क्या है हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास रहेगा। ठीक है, उसके अलावा टेलुरियम का और पोलेनियम का जो है ये नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइल आयनिक सॉलिड होते हैं और जो टू क्रिस्टल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, जितने भी जो डाई ऑक्साइड है इनकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होती है हमारे पास। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड जो है ये क्या, अगर हम सेलेनियम डाई ऑक्साइड या का कि हम सेलेनियम के साथ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, सेम वही है हमारे पास वेपर फॉर्म के अंदर ये क्या रहेगा, मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर रहेगा हमारे पास। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि टेलेनियम ट्राईऑक्साइड जो है ये एग्जिस्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी जो स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, पोलेनियम का जो ट्राईऑक्साइड है इसको इतने अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है क्योंकि जो इसकी अमाउंट होती है, जो भी रिएक्शन है वहाँ पर जो इसकी अमाउंट है वो बहुत ट्रेस अमाउंट है। ठीक है, और दूसरा लाइफ टाइम जो है वो बहुत स्मॉल है और इस वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्जो एसिड। अगर ऑक्जो एसिड्स की बात करें तो सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलुरियम हुआ, ये बहुत सारे ऑक्जो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन सल्फर के जो ऑक्जो एसिड्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू सेलेनियम एंड टेलुरियम हमारे पास। अगर हम जो ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर है उनकी डिटेल में स्टडी हम बाद में करेंगे। अभी हमारे पास है ऑक्जो एसिड्स ऑफ सेलेनियम एंड टेलुरियम हमारे पास। तो जो सेलेनियम है मेनली वो 2 टाइप के ऑक्जो एसिड्स फॉर्म करता है, एक तो सेलेनियस एसिड और दूसरा सेलेनिक एसिड हमारे पास। ठीक है, अगर हम सेलेनियस एसिड की बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेनियम को हम क्या कर, या तो हम सीधा सेलेनियम डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, स्लोली क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेलेनियस एसिड हमारा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सेलेनियम ऑक्साइड को हम क्या करें, HNO3 और वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करें तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा। ध्यान रखना HNO3 जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारे। ठीक है, जो मेनली अगर हम देखें तो ये वाइट सॉलिड कलर का होता है। ठीक है, और डिहाइड्रेट हो सकता है या सेलेनियम डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सेलेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो सेलेनियम का क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन करते हैं सेलेनियम के इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेलेनिक एसिड हमारे पास मिल जाएगा। सेकंड है सेलेनियस एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो या फिर KMNO, कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे उनकी प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, सेलेनिक एसिड हमें मिल जाएगा हमारा। तो ये KMNO4 के साथ दे दिया, ये HClO3 के साथ हमारे पास रिएक्शन दे दी। टेलुरियम की अगर हम बात करें, एनहाइड्रस जो सेलेनिक एसिड होता है ये विस्कस लिक्विड होता है और जब ये क्रिस्टलाइज होता है तो वाइट सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर केमिकल ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे H2SO4 है हमारे पास तो इसी तरीके से क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। टेलुरियम की अगर हम बात करें तो मेनली 2 ऑक्जो एसिड्स हमारे पास, टेलुरियस एसिड हमारा और टेलुरिक एसिड हमारे पास। ठीक है, देखो जैसे हमने सेलेनियस एसिड हमने बनाया था, हमने क्या किया था, वाटर के अंदर डिजोल्व करके वहाँ से हमने बना डाइऑक्साइड का, सेलेनियम डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया था वहाँ से। लेकिन टेलुनियम जो है, टेलुरियस एसिड जो है, इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो टेलुनियम ऑक्साइड हमारा होता है ये वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेट्रा हैलाइड ऑफ टेलुरियम को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेलुरियस एसिड हमारा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टेलुरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, दूसरा टेलुरस जो एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है और जो टेलुरिक एसिड है ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम क्या, टेलुनियम का हम क्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर हम टेलुरियम डाइऑक्साइड का KMNO4 या फिर HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेलुरिक एसिड मिल जाएगा। ये भी वाइट सॉलिड होता है। ठीक है, और ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है हमारे पास। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास हैलाइड्स। अगर हैलाइड्स की बात करें तो ग्रुप 16 जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बहुत सारे हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो दूसरा देखो यहाँ पर जर्नल क्या करते हैं, हम जो भी जो हैलाइड बनाता है तो जो हैलाइड ग्रुप है उसको हम लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन में फ्लोरीन पहले आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है आपका, ठीक है। सेम क्लोरीन के साथ हो रहा है, ब्रोमीन के साथ हो रहा है, आयोडीन के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फ्लोरीन है मेनली वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या जो ऑक्सीजन के जो कंपाउंड हैलाइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास F2O है, ये कैसे लिखा जाएगा, OF2 लिखा जाएगा हमारे पास, और इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन डाई, सिंपल क्या बोलना चाहिए था, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड बोलना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इनके कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हैलोजेंस कहेंगे, या फिर हैलोजेंस क्या कहेंगे, मेनली ऑक्साइड्स कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो नेमिंग में डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस इतना नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड कहेंगे। लेकिन इन सब को हम क्या कहेंगे, जैसे क्लोरीन ऑक्साइड हमारा हो गया, जैसे क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, इस तरीके से हम कहेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोहेलाइड्स की, तो मोनोहेलाइड हमारे पास क्या है, मेनली ये डाइमेरिक मोनोहेलाइड्स हमारे पास फॉर्म करते हैं, जैसे H2F2 हो गया, SeBr2 हमारे पास हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम देखें तो प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, सिमिलर किससे होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से सिमिलर होती है। बॉन्ड एंगल हमारा 104 का होता है। SS बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.05 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो सल्फर एंड क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.99 होती है हमारे पास। नेक्स्ट डाई हैलाइड की अगर हम बात करें, सेलेनियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, डाइक्लोराइड और स्टेबल डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा डाइआयोडाइड जो है हमारे पास वो फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो फॉर्म होते हैं, एक तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और दूसरा ये है कि वो स्टेबल नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा HCl2 जो है सल्फ़र का जो हैलाइड है वो क्या है, सबसे कॉमन या फिर सबसे ज़्यादा अच्छा हैलाइड हमारा या बेस्ट हैलाइड हमारे पास रहता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एंगुलर शेप हमारे पास होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 पोजीशन किसने ले रखी है, लोन पेयर ने लेके रखती हैं, और 2 कहाँ पर हैं, क्लोरीन के पास हमारे पास रहती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री जो है वो डिस्टोर्टेड रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, और इस वजह से हमारे पास जो एंगल है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है यहाँ पर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से हमारे पास। टेट्राहेलाइड की अगर हम बात करें तो जो टेट्राफ्लोराइड है उसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, बाकी सभी को डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। मेनली क्यों नहीं बना सकते हम टेट्राफ्लोराइड को, क्योंकि जो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हेक्साफ्लोराइड होगा, जो रिएक्शन होगी हमारी वो टेट्राफ्लोराइड के ऊपर स्टॉप नहीं होगी। तो यही मेन रीज़न है कि हमारे पास जो टेट्राफ्लोराइड है इसको हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं आपकी, ठीक है, इनडायरेक्टली हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद है सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड। अगर सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड की हम बात करें तो इसकी जो हमारी शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है हमारी, वो क्या रहती है हमारे पास, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल होती है, और 1 पोजीशन के ऊपर जहाँ के आता है इसके अंदर लोन पेयर हमारे पास होता है, ठीक है। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, P के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, D के अंदर चला जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड की अगर हम बात करें तो सल्फ़र जो है वो सिर्फ क्या बनाता है, पेंटाहेलाइड बनाता है, और ये क्या प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है हमारे पास, और क्या बना देगा, SF4 एंड SF6 हमारे साथ बना देगा। उसके अलावा ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करके सोल्ट फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी मेनली, ठीक है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हेक्साहेलाइड। हेक्साहेलाइड जो है वो सिर्फ हेक्साफ्लोराइड ही क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, उसके अलावा बाकी कोई भी हेक्साहेलाइड हमारा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। सेलेनियम हेक्साहेलाइड जो है हमारा वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और केमिकली क्या होता है, इनर्ट है, ठीक है। SeF6 जो है वो स्लाइटली मोर रिएक्टिव होता है किससे, TeF6 से, ठीक है।
दूसरा रिएक्शन की अगर हम बात करें, TeF6 जो है ये क्या हो जाता है, फास्ट हाइड्रोलाइज होता है और क्या बना देता है, मेनली जो है ऑक्साइड्स हमारे पास फॉर्म कर देते हैं, या फिर ऑक्सो एसिड्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर हेक्सा हैलाइड्स जो हैं ये ना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज करता है डाउन दी ग्रुप हमारे पास, तो एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस वजह से ये ज़्यादा नंबर ऑफ हैलाइड्स के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे sp3d2 हमारे पास होती है, और हमारे पास क्या रहेगी, मेनली ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री रहेगी एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल नहीं होती, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हमारे पास, ठीक है। देखो सल्फर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन जिसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फ्री एसिड के फॉर्म के अंदर होते हैं। बाकी सारे के सारे या तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होंगे या फिर साल्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करें तो सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होता है, और कैसा होता है, डाइप्रोटिक होता है। मीन्स जो दोनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो 2 स्टेप्स में रिलीज होंगे, और जब 2 स्टेप्स में हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो यहाँ पर सीरीज ऑफ सोल्ट हमारे पास मिलती है। फर्स्ट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बाईसल्फेट मिल जाएगा, एंड देन हमें क्या मिल जाएगा, सल्फाइड हमारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है कि जो सल्फ्यूरस एसिड है ये 2 टाइप की स्ट्रक्चर रखता है। जब हमने इसके आइसोमेरिक इथाइल डेरिवेटिव बनाए तो जो डेरिवेटिव बने उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि जो इथाइल डेरिवेटिव है उनके 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी डेरिवेटिव के अगर 2 बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं मीन्स उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक हमारे पास क्या मिला था, सिमेट्रिकल इथाइल सल्फाइड मिला था, और सेकंड हमारे पास क्या मिला था, एसिमेट्रिकल। तो यहाँ से है कि जो फॉर्मेशन है 2 डाईइथाइल सल्फाइड की अगर फॉर्मेशन हुई है तो जो सल्फ्यूरस एसिड भी होंगे वो भी क्या रहेंगे, हमारे पास 2 टाइप के होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास होगा सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड, एंड सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, एसिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक है वहाँ पर एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन SH बॉन्ड हमारे पास होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड है उसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा जनरेट होता है हमारे पास, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड हमारा होता है दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर होते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम मेन बात करें तो जो सल्फाइड आयन है हमारा ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, और सल्फर के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर हमारे पास होता है। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है, 3 तो हमारे पास क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, जो किसकी वजह से फॉर्म होंगे, मीन्स हमारे पास जो 3 है sp3 ऑर्बिटल वो किससे ओवरलैप करेगी, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन से करेगी, ठीक है। और क्या करेगी, SO बॉन्ड फॉर्म करेगी। जो थर्ड sp3 ऑर्बिटल है सल्फर की वो क्या करेगी, थर्ड ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड करेगी, और इसी की क्या करेगी, इसी ऑक्सीजन के साथ जो सल्फर की d ऑर्बिटल है वो क्या करेगी, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो H2SO4 है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसी वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो सल्फर में यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास यहाँ, ठीक है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करें, एक्सेस टेम्परेचर पर अगर हम हीट करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है कि इसमें H2O + SO3 के अंदर। नेचर की अगर हम बात करें तो एसिडिक करेक्टर होता है, और ये कैसा होता है, डाइबेसिक होता है, मतलब 2 हमारे पास क्या देगा, हमारे आयंस H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा। और 2 सीरीज में सोल्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं, फर्स्ट हमारे पास बाईसल्फेट एंड देन हमारे पास क्या बनता है, सल्फेट हमारे पास बनता है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर है और इसी वजह से मेटल हुए, ऑक्साइड, कार्बोनेट, इन सब के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डाइबेसिक है, और इस वजह से क्या है, मेनली जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर वो किससे लिंक है, ऑक्सीजन से है, ना कि हाइड्रोजन सल्फर से लिंक है हमारे पास। और इसके लिए सपोर्ट के लिए 2 फैक्ट भी दिए गए। अगर हम क्या करें, जो हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम PCl3 के साथ ट्रीट करवाएं तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर क्लोराइड हमें मिलेगा। मीन्स जो OH ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव होकर क्या अटैच हो जाएंगे, क्लोरीन हमारे पास अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होता तो ये यहाँ से रिलीज हम इसे नहीं कर पाते। दूसरा यहाँ पर जो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है ये भी यहाँ पर शो करता है, जो डाइफिनाइल सोलोफोन है हमारे पास, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें 2 OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है।
बॉन्ड लेंथ जो है इसमें अगर हम मेजर करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमारे पास बनाता है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, जो H2SO4 है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और विस्कोसिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी की वजह से ये देखा जाता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में होंगे तो वहाँ पर क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है हमारे पास। तो जब डिफरेंट सल्फ्यूरिक यूनिट सॉल्यूशन में रहेंगी तो वहाँ पर उनके बीच में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास रहता है। सल्फेट की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास, 4 तो क्या रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे हमारे पास, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल यूज होंगे हमारे पास। एक जो सिग्मा है वो तो s और p की फॉर्मेशन से बनेगा, बाकी जो 3 है वो किससे बनेंगे हमारे पास, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेंगे। बाकी जो हमारे पास d जो है, सल्फर की जो d ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल से यूज बॉन्ड करेगी और वहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर बनेगा, कहाँ से, p पाई d पाई बॉन्डिंग के थ्रू हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सल्फर क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये क्या है, डिकम्पोज होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर और क्या करेगा, फ्री सल्फर यहाँ पर हमें देता है और सल्फोरस एसिड हमें देता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी क्या रहती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर भी सेम हमारे पास क्या रहेगा, लेकिन सल्फर के बीच में हमारे पापास डबल बॉन्ड होगा हमारा, मीन्स जो एक ऑक्सीजन है उसको कौन रिप्लेस कर देता है, यहाँ पर सल्फर रिप्लेस कर देता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डाईथायोनिक एसिड H2S2O3 हमारे पास, ठीक है। तो जो डाईथायोनिक एसिड है ये फ्री फॉर्म के अंदर, फ्री एसिड की फॉर्म में प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर रहता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसको बनाएं तो बेरियम सोल्ट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डाईथायोनिक एसिड हमें मिल जाएगा हमारे पास। दूसरा जो इसका क्रिस्टलाइन डाईथाइनेट होता है वो थर्मली क्या होता है, स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और वाटर के अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल होता है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डायोथाइनिक की अगर हम करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। इसके जो सोल्ट हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि MnO4 हुआ, तो इनके साथ इतनी फास्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 सल्फर आपस में क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और 2 हमारे पास यहाँ पर क्या रहती है, OH यूनिट रहती है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये फ्री स्टेट में नहीं रहता और हमेशा क्या करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर रहता है। या पॉलीथायोनिक एसिड जिसमें SS लिंकेज, n नंबर ऑफ SS लिंकेज हमारे पास होती है, ठीक है। डिकम्पोज होने पर ये क्या करेगा, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस करता है हमारे पास। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है मेनली। उसके बाद है डाईसल्फ्यूरिक एसिड। डाईसल्फ्यूरिक की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। उसके बाद वाटर के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा देता है, ठीक है। वाटर के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ से OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास, डिहाइड्रेट प्रोडक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा। उसके बाद है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसको कारोज एसिड भी बोलते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ये इसकी स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, एक OH ग्रुप रहेगा और एक यहाँ पर OH ग्रुप हमारे पास रहेगा। उसके बाद है पर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, मार्सेल्स एसिड बोलते हैं मेनली, ठीक है। डिकम्पोज होने पर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये लिबरेट करता है हमारे पास। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस अगर हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कारोज एसिड हमारे पास मिलेगा और कारोज एसिड को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें मिलता है। एक्स-रे स्टडी से यहाँ पर पता चला कि 2 सल्फर जो है उनके बीच में क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हमारे पास होती है और 2 हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पर अटैच होते हैं। तो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये डिस्कवर किया गया था फ्रेंच केमिस्ट JL थैंडार्ड ने, ठीक है, 1818 में। मोलिकुलर फॉर्मूला H2O2 हमारे पास है, ठीक है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ लिक्विड की फॉर्म में होता है, थिक होता है और पेल ब्लू कलर का होता है, विस्कस होता है, लेस वोलेटाइल होता है और डेंसर होता है देन वाटर हमारे पास। डेंसिटी की अगर बात करें तो 1.44 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट 272.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 358 केल्विन एट 68 mm ऑफ मरकरी प्रेशर, Hg प्रेशर के ऊपर हमारे पास, ठीक है। वाटर के साथ कम्प्लीटली मिशेबल होता है और वाटर अल्कोहल और ईथर के साथ कम्प्लीटली मिशेबल होता है, ठीक है। वाटर के साथ जब भी कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें मेनली तो फर्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन। जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा ये अनस्टेबल लिक्विड होता है और डीकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हीट करने पर ही ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा वाटर के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। अगर हम H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट करें तो क्या होती है, -1 होती है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो डिकम्पोजिशन है इसको हम फर्दर भी एक्सेलरेट कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, मेटल्स की प्रेजेंस, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया या फिर मेटल ऑक्साइड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक नेचर। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। और मेनली कैसा होता है, वीक, जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये वीक एसिड होता है और डिसोसिएट किस में होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन के अंदर या फिर पेरोक्साइड आयन के। तो यहाँ पर हमारे पास H2O2 को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसोशिएट होगा और हमें क्या मिल जाएगा, पेरोक्साइड मिल जाएगा। उसके अलावा ये 2 टाइप ऑफ सोल्ट भी फॉर्मेशन करता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड हमारे पास मिलेगा, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड है ये एसिडिक सोल्ट होता है और ये हमारा क्या रहता है, नॉर्मल सोल्ट होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है इसका वो क्या है, वीक है हमारे पास। तो फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की तरह यूज होता है हमारे पास, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, वाटर देगा और बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास मिलेगा। रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम के अंदर। अगर हम रिएक्शन देखें तो किसी भी एसिड की प्रेजेंस में मेनली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेगा। जैसे अगर हम क्या करें, H2O2 जो है इसकी अगर हम फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये फेरस सल्फेट को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, फेरिक सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसके रिएक्शंस है, ये आप एक बार बुक के अंदर देख लेना, ठीक है। दूसरा अगर हम जो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर हम H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से क्या होती है, आयोडीन गैस हमारी लिबरेट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है उसको भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के अंदर हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो है H2SO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फरस एसिड को भी ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सल्फाइड्स को सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर लेगा हमारे पास। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप देख लेना। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो दूसरा हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ये बेसिक मीडियम के अंदर भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है हमारे पास। तो जितनी भी जो अल्कलाइन मीडियम है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इसको अगर हम H2O2 की रिएक्शन करवाएंगे इन दी अल्कली मीडियम किसी भी बेस की प्रेजेंस में तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारे पास मिलेगा, ठीक है। सेम अगर हम फेरस आयन की H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, फेरिक आयन हमारा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या करता है, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे ऑक्सीजन को गेन कर लेता है और वहाँ से ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन एंड वाटर देगा और एक्ट करेगा कैसे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। दोनों एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम की बात करें हम तो
जैसे कि MnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास ये क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया, एसिड हो गया। तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या करता है, इसको मेनली मैग्नीज सल्फेट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो मीन्स रिड्यूस कर देता है उसे, ठीक है। सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को भी ये क्या कर सकता है, क्रोमियम सोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा हमारे पास। उसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड को मैग्नीज सल्फेट के अंदर रिड्यूस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमारे पास। उसके अलावा ओजोन को डाई ऑक्सीजन की फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी की सारी थी किसी भी एसिडिक मीडियम के बाद। उसके बाद है रिड्यूसिंग एक्शन इन अल्कलाइन मीडियम। बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें मेनली, तो पोटेशियम परमैंगनेट को बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सेम फेरिक को अब क्या कर देगा, फेरस में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारे पास क्या था, एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन थी उसका क्या कर देगा, अब अपोजिट कर देगा यहाँ पर मेनली, ठीक है। सेम अल्काइन पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड को फेरोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और किसी भी मेटल को जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करके क्या करेगा, प्योर मेटल फॉर्म हमारे पास कर देगा। तो ये सारी की सारी थी हमारे पास। उसके अलावा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये क्लोरीन को भी रिड्यूस कर देता है और एंटीकोलर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन हमारे पास। हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इस जो कलर हमारा आता है, ठीक है, वो क्या रहता है, परमानेंट हमारे पास रहता है, ठीक है। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या करता है, एल्कीन्स को मेनली ग्लाइकोल्स से ऐड कर देता है, ठीक है। और क्या बना, जैसे इथाइलिन की H2O2 के साथ कराएंगे तो क्या बना देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल्स फॉर्म कर देगा। उसके बाद है यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम यूज की बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट जैसे टेक्सटाइल हुआ, पेपर हुआ, पल्प, स्ट्रो, लेदर, ऑयल, फैट्स वगैरह, इन सब के अंदर इन सबको ब्लीच करने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हेयर ब्लीच हो गया, माइल्ड इन्फेक्टेंट वगैरह, इन सब के अंदर भी इसको यूज करते हैं हम मेनली, ठीक है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं इसमें भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके वाउंड्स वगैरह, घाव वगैरह, टीथ वगैरह, ईयर वगैरह, ये सारे इन सब के लिए भी क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। उसके अलावा अपोक्साइड हो गया, प्रोपाइलिन ऑक्साइड या पॉलीयूरेथेन्स वगैरह, इनके प्रोडक्शन में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है। ब्लीचिंग में एंटीचोलर होता है एक तरीके से, या फिर ये कह सकते हैं ब्लीचिंग के कलर को परमानेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, H2O2 का यूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी जो लेड पेंटिंग्स वगैरह होती है उनको कलर को रिस्टोरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। मिल्क हुआ, वाइन हुआ और अदर लिक्विड्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट को कम करने के लिए, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी क्या रहती है, स्क्यू स्ट्रक्चर रहती है, एक तरीके से ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास, ठीक है। जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर अटैच होते हैं एक तरीके से। ये देखो इस तरीके से अगर सिमेट्री हम जनरेट करें तो ओपन बुक स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होती है एक तरीके से, ठीक है। ओ जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम होती है। OH बॉन्ड हमारी 0.45, और जो OOH हमारे पास एंगल है ये कितना होता है, 97 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। और जो एंगल बिटवीन प्लेन्स 2 जो हाइड्रोजन के बीच का जो ये प्लेन है इसका एंगल कितना होता है, 95 का होता है हमारे पास। दूसरा हम इसे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, जो OO बॉन्ड है इसका हम रोटेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरनल वेरिएशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, हमारा मिनिमम होता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है। तो ये आपकी थी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और आपके यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 70 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।